जब सेंटर की और स्टेट की गवर्नमेंट अलग-अलग पार्टीज की होती हैं, तो थोड़ी-सी खींचतान होती है। और ये खींचतान अपन को पिछले कुछ सालों से तमिलनाडु, केरला और यूनियन गवर्नमेंट में देखने को मिल रही है। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली बस लड़ाई हो रही है। यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है। और गवर्नर जब कोई गवर्नमेंट किसी स्टेट में अपॉइंट करती है, तो उसका पर्पस भी यूनियन गवर्नमेंट का ही मैसेज आगे रखना होता है। पॉलिटिकल टोन में बात नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल देखते हैं क्या हुआ। स्टेट गवर्नमेंट कैसे चूज होती है? इलेक्शंस होते हैं, पब्लिक अपने एमएलए चूज करती हैं, और जब वो एमएलए अपनी एक डिजायर्ड नंबर तक पहुंच जाते हैं, 50% प्लस वन वोट, वन सीट, तो क्या होता है? आप अपनी सरकार बना सकते हैं। तमिलनाडु में और केरला में इशू ये हुआ है कि जो सरकार पब्लिक ने चुनी है खुद इलेक्शंस में, वो सरकार उसी पब्लिक के लिए कोई भी काम के लिए अपनी असेंबली में एक बिल पास करती है। और बिल एक्ट तभी बनता है जब गवर्नर उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, यानी कि जब गवर्नर कहता है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये रहे मेरे सिग्नेचर, अब ये बिल एक्ट बन गया है, अब इसको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का। इतना ही होता है। लेकिन गवर्नर के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल पावर्स हैं। आर्टिकल 200 हो गया, आर्टिकल 163 हो गया, ये जो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 163 है, ये क्या है? ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर की पावर है कि गवर्नर उस बिल के साथ में क्या करे। डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई कि गवर्नर रवि हो गए या फिर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो गए, इन्होंने क्या किया, कई ऐसे बिल थे जिनके ऊपर इन्होंने ना तो असेंट दी, ना इन्होंने रिजेक्ट किया उन बिल्स को। फाइल इनके पास पहुंची, अपनी अपनी स्टेट असेंबली में जो जो बिल पास हुए थे वो इनके पास में फाइल पहुंची, और ये इस बिल को ये कह के रोक लिया इन्होंने कि हम प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे, यानी कि हम ये बिल प्रेसिडेंट को देंगे, और बैठे उस फाइल के ऊपर। प्रॉब्लम ये आ गई। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हाई कोर्ट में गई और बोले कि भैया कुछ डील करो। हाई कोर्ट ने बोला कि भैया ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, उनसे बात करो। तो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अप्रैल में ये कह दिया कि हम, डबल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच थी, और उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश के सभी गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को ये डायरेक्शन देते हैं कि आपके पास में किसी भी बिल के ऊपर सिग्नेचर करने के या उसको रिजेक्ट करने के या फिर वापस असेंबली में भेज देने के 3 मंथ्स हैं, यानी कि 90 डेज हैं। और यही पंगा शुरू हो गया। प्रेसिडेंट ने अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चंस पूछे, और ये 14 क्वेश्चंस कौन से थे उनको डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उन 14 क्वेश्चंस का आंसर दिया है 5 जज बेंच ने, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होने वाले हैं परसों, बी आर गवाई जी, वो भी हैं। और इन 14 क्वेश्चंस का 5 जजों ने जो आंसर दिया है वो आपके लिए जानना जरूरी है। आर्टिकल वाइज जानना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिमाइंड यू, आरएस ओनली के ऊपर टेस्ट सीरीज का बंडल चल रहा है, आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। आपको अगर हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, आपको एक्सक्लूसिवली फुल लेंथ चाहिए कि कोई सब्जेक्ट वाइज चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। डू कंसिडर रजिस्टरिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहली बात तो बैकग्राउंड जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो यही है। स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स के बीच में पेंडिंग बिल्स के ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। कुछ गवर्नर्स बिल्स को पेंडिंग अपने पास में रख लेते हैं मंथ्स और ईयर्स तक विदाउट एनी डिसीजन। तो अप्रैल में दो जज बेंच ने स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को इंपोज कर दिया, 1 से लेके 3 मंथ्स, और ये कहा है कि अगर आपने 3 महीने से ज्यादा टाइम लिया, यानी कि आपने 91st डे कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि वो जो बिल आप जिसके ऊपर बैठे हो ना शांति से, वो बिल अब पास हो गया। ये मान लिया जाएगा, आपकी डीम्ड एसेंट ले ली जाएगी। इसके बाद में प्रेसिडेंट मुर्मू ने 14 स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे, आर्टिकल 143 यूज करा। आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट से, सरकार सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 को इन्वोक करके कुछ सवाल पूछ सकती हैं, जिनसे सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही जानकारी की जरूरत है कि गवर्नर की क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही डिटेल की बात है। 143 आर्टिकल यूज करके प्रेसिडेंट मुर्मू ने 14 क्वेश्चंस पूछे, और उन 14 क्वेश्चंस का अब अपन आंसर देंगे यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन यही था What are the constitutional options before a governor when a bill is presented to him or her under Article 200? अगर किसी गवर्नर के पास में कोई बिल आता है स्टेट असेंबली की तरफ से, जो वहां पर स्टेट असेंबली में पास हो चुका है, तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर की क्या पावर है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। गवर्नर का आंसर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 143 में, कि गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 या तो हां कर सकता है बिल के ऊपर,
या फिर वो बिल को रिजर्व कर सकता है कि हम प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट से बात करेंगे, जो प्रेसिडेंट महोदया बोलेंगी वही हम कर लेंगे उस बिल के साथ में, या फिर वो बिल के ऊपर विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट और रिटर्न कर सकते हैं बिल को अपने कमेंट्स के साथ में। और ये वाली चीज लागू होती है मनी बिल के साथ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। गवर्नर के पास में 3 पावर्स हैं, या तो हाँ कर दो, या बोल दो प्रेसिडेंट से बात करेंगे, या फिर मना कर दो और बोलो कि कुछ चेंजेस करके लाओ, उसके बाद में हम इसके ऊपर साइन कर देंगे। अब ये स्टेट असेंबली के ऊपर होता है कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर स्टेट असेंबली ने चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए और नया बिल वापस पास हो गया तो गवर्नर को हाँ करनी ही पड़ेगी। उस मामले में गवर्नर के पास में डिस्क्रिप्शन नहीं है। और अगर स्टेट असेंबली ने गवर्नर के दिए हुए सजेशंस को नहीं माना है तो भी गवर्नर को अब की बार साइन करने हैं, लेकिन ये फर्स्ट एंट्री की बात है। समझ में आ गई? कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है विदहोल्ड, असेंट, सिंप्लिसिटर, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है गवर्नर के पास में कि हमने बस रख लिया है तो अब हमारा बिल हो गया, ये हम देखेंगे क्या करना है इसके साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, क्या गवर्नर ड्यूटी बाउंड है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200? क्या गवर्नर की कोई मजबूरी है कि अगर स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर की बॉडी ने गवर्नर को बोला है कि इस बिल के ऊपर साइन करने हैं, तो क्या गवर्नर बाध्य है साइन करने के लिए? जी नहीं, गवर्नर बाध्य नहीं है। इसी मामले में अगर कंपैरेटिव स्टडी प्रेसिडेंट के साथ में की जाए तो प्रेसिडेंट के पास में इन कंपैरिजन कम पावर होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन गवर्नर के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। इन द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग असेंट टू द बिल्स, द गवर्नर एंजॉयज डिस्क्रिशन एंड इज नॉट बाउंड बाय द कैबिनेट्स एडवाइस। गवर्नर के पास में अभी भी डिस्क्रिशन है, लेकिन उसके पास में कोई बाध्यता नहीं है। सरकार उसको, राज्य सरकार गवर्नर को बाध्य नहीं कर सकती कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इफ द गवर्नर वर बाउंड बाय द कैबिनेट दे कुड नेवर रिटर्न अ बिल फॉर कंसिडरेशन। सिंपल सी बात है, गवर्नर का जो सेकंड ऑप्शन था, है ना, हम बिल क्या कहते हैं कंसिडरेशन के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर रिटर्न करना चाहते हैं विद सम चेंजेस, या नो चेंजेस भी अगर हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो आपने बिल बनाया है ना, मेरी तरफ से कोई सुझाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी तरफ देखो, आपको लगता है ठीक है तो ही बात करेंगे आगे, पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। ये भी एक तरीके का सजेशन ही है। ये वाला काम नहीं पॉसिबल होगा अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द चीफ मिनिस्टर ये बॉडी गवर्नर के ऊपर जबरदस्ती करती है तो। ठीक है, बढ़िया, यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 जस्टिसेबल? जस्टिसेबल इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि सब्सटैंशियल डिसीजन ऑफ और द मेरिट ऑफ व्हाई अ गवर्नर टुक अ सर्टेन स्टेप इज नॉट जस्टिसेबल। इसका मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, राज्य सरकार गवर्नर के डिसीजन के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकती। गवर्नर ने XYZ स्टेट के गवर्नर की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोई बिल पास किया और गवर्नर के पास ले गए, और गवर्नर ने बोला कि मैं इस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के बाद में साइन करूंगा। तो इस ऑप्शन को चूज करने के कारण स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये जस्टिसेबल नहीं है। इस पावर को एक्सरसाइज करते टाइम, इस पावर को एक्सरसाइज करने के बाद में गवर्नर के डिसीजन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। ठीक है, लेकिन अब ये प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड और इनडेफिनेट इनएक्शन जो है, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर गवर्नर ने बोला कि मैं पॉकेट वीटो वाली बात हो गई है कि ठीक है मैं देखूंगा क्या करना है इसका, एक पर्टिकुलर टाइम बीत जाने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और कह सकती है कि गवर्नर को बोलो थोड़ा साइन वाइन करें, या तो वापस भेज दें, कैंसिल करें, या फिर साइन करके हाँ करें, कुछ तो करवाओ, फाइल के ऊपर लेके बैठ ही गए, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है कि कितना लंबा टाइम या कितनी एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट यहां पर लागू होता है। कितना लंबा टाइम? पहले 3 महीने बोल के फंस चुके हैं, अब नहीं फंस सकते। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड, इस तरह के वेग वर्ड्स यूज करे हैं, इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम, इनडेफिनेट एक्शन, ये वाली वर्ड्स यूज किए गए हैं। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आर्टिकल 361 जो है वो एब्सोल्यूट बार है जुडिशियल रिव्यू इन रिलेशन टू द एक्शंस ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। क्या आर्टिकल 361 एक एब्सोल्यूट बार है? कोई ऐसा काम जो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता, क्या ऐसा हो सकता है जो आर्टिकल 200 में आता हो? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया है, बहुत सिंपल सा आंसर है। आर्टिकल 361 क्या होता है बाय द वे? आर्टिकल 361 होता है इम्यूनिटी। गवर्नर और प्रेसिडेंट को दी जाने वाली इम्यूनिटी जो होती है वो आर्टिकल 361 में आता है। तो क्या आर्टिकल 361 में गवर्नर की इम्यूनिटी जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है क्या? जी नहीं। Article 361 grants personal immunity to the governor. It does not protect the office of the governor from judicial scrutiny regarding constitutional inaction. गवर्नर के खिलाफ तो एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन गवर्नर के ऑफिस के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और हम उस केस की सुनवाई
करेंगे। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, गवर्नर को नहीं आना पड़ेगा। गवर्नर का जो इनएक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट मांग सकता है। सिंपल सी बात यही है। गवर्नर को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप साइन नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं है, ये है वो है, ये सब कुछ नहीं। गवर्नर से सीधा पूछा जा सकता है आप साइन नहीं कर रहे हैं, सब ठीक? तो गवर्नर ने अगर बोल दिया ना हाँ सब ठीक, मैं अपने हिसाब से साइन कर दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट वहीं चुप। वेग लग रहा है ना? लीगल वर्क्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है? ये जो इम्यूनिटी है इसको इंडेफिनेटली यूज नहीं किया जा सकता है। गवर्नर के ऑफिस से सवाल जवाब करा जा सकता है। सिंपल। क्वेश्चन 5, कैन टाइमलाइंस बी इम्पोज्ड ऑन द गवर्नर थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल अंडर 200? यही वो है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने 1 to 3 मंथ्स का टाइम दे दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने यही पूछा था। ज्यादा नहीं बोल दिया थोड़ा सा? वो क्वेश्चन अब आया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर है सिंपल सा है, जी नहीं, हम ये 1 to 3 मंथ की जो लिमिट थी हमने गलत लगा दी। ऐसा कोई लिमिट नहीं है। गवर्नर और प्रेसिडेंट बिल्कुल फ्री हैं। गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 बिल्कुल फ्री हैं। कोई उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। आर्टिकल 200 जो है इलास्टिक फ्रेज है, कैसे? एज सून एज पॉसिबल। उसके अंदर लिखा हुआ है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बिल के साथ में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करें एज सून एज पॉसिबल। ये अनडिफाइंड होता है। एक डेमोक्रेसी के लिए 1 ईयर भी एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? तो ये जो टाइम लिमिट लगाई थी ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट ने जो पूछा, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द प्रेसिडेंट अंडर 201 जस्टिसिएबल? सेम चीज अभी अपन ने गवर्नर की देखी थी आर्टिकल 200 में, वो एग्जैक्ट सेम चीज प्रेसिडेंट ने अपने खुद के लिए भी पूछ ली। जी नहीं, आर्टिकल 201 में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं बिल को लेके, तो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई बिल गवर्नर ने कोई बिल मेरे तक भेजा है, तमिलनाडु गवर्नर ने, और तमिलनाडु गवर्नमेंट का कोई बिल है जो असेंबली तो पास कर दी लेकिन मेरे कंसिडरेशन के लिए आया है, तो मैं उसके ऊपर नो कह सकती हूं और वो बिल खारिज हो जाएगा। इस डिसीजन के खिलाफ, प्रेसिडेंट के इस डिस्क्रिशनरी पावर के एक्सरसाइज करने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार केस नहीं कर सकती। सिंपल, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, कैन टाइमलाइंस बी इम्पोज्ड ऑन द प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 201? एग्जैक्ट सेम चीज है जो अपन ने गवर्नर की देखी, 1 से 3 महीने का टाइमलाइन दिया था, नॉट अलाउड, ठीक है? आप टाइमलाइन इंपोज नहीं कर सकते। क्वेश्चन 8, इज द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 व्हेन अ गवर्नर रिजर्व्स अ बिल? आर्टिकल 143 है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाली बात होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि क्या प्रेसिडेंट को जरूरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले? गवर्नर ने अगर कोई बिल रिजर्व कर दिया है प्रेसिडेंट के लिए, तो अगर तमिलनाडु गवर्नर रवि ने प्रेसिडेंट मुर्मू तक कोई बिल भेजा है कि भाई मेरे को ये बिल आया है, तमिलनाडु सरकार ने पास किया है असेंबली में, लेकिन मैं चाहता हूं प्रेसिडेंट मोहतरमा कि आपका मुझे इसके ऊपर सजेशन मिले, आप इसको हैंडल करें, और प्रेसिडेंट को वो बिल सामने रख दिया जाता है उनकी टेबल पे, तो क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी उस बिल के ऊपर फैसला करने के लिए? अब समझ में आया कितना ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में डालने वाला क्वेश्चन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, आपका डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर आर्टिकल 201, आपको जो फैसला लेना है, जैसे फैसला लेना है, उस बिल के साथ आप ले सकती हैं। द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन एवरी टाइम अ बिल इज रिजर्व्ड। प्रेसिडेंट की सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ही सफिशिएंट है। प्रेसिडेंट जो फैसला चाहे, गिवन द ऑप्शंस इन आर्टिकल 201, उनमें से कोई सा भी प्रेसिडेंट चूज कर सकती हैं, ठीक है? Ninth question, are decisions of the governor or president justiciable at a stage anterior to the law coming into force? Can courts adjudicate the contents of the bill? Anterior का मतलब होता है, यहां पर anterior का मतलब क्या होता है? अगर कोई बिल आया है और उस बिल में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, इनको नहीं पसंद आती हैं और उन्होंने बिल के ऊपर साइन कर दिया, तो क्या सरकार उनके इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्या? एक ही टाइप के क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है। क्यों? क्योंकि लूप होल्स को प्लग करना होता है। अगर राष्ट्रपति कोई सवाल पूछ रही हैं तो अच्छा खासा करके ही पूछेंगी ना, कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगी ना, पता चले 6 महीने बाद फिर पहुंच गए कि अच्छा ठीक है उस दिन आपसे ये वाला पॉइंट रह गया था, हम यहां पर नकेल कसने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से ऊपर नहीं होते हैं। ये जो अप्रैल में हुआ, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, 2 जज बेंच ने ये बोल दिया कि 3 महीने दे रहे हैं, साइन कर लो वरना हम मान लेंगे कि आपने साइन किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, धमकी की तरह होता है। मैंने उस टाइम पेपर में पढ़ा था तो आई
मैं अकेले बैठी थी, पर मुझे इतनी तेज हंसी आई, मैंने कहा ये कितनी बड़ी गलती करी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये लगाई जाएगी इनके, अच्छी खासी डांट लगाई जाएगी। और ऑलमोस्ट वैसा सा ही हुआ है। ठीक है, आप डेमोक्रेसी हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आपको कुछ मर्यादा मेंटेन करनी होती है, और प्रेसिडेंट ने वही किया है, ये 14 क्वेश्चंस पूछ के। ठीक है जी, नहीं, कोई जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता है सिर्फ लॉज के ऊपर इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर, नॉट बिल्स। जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई कानून बन गया है, आपने उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई असेंट दे दिया है और वो कानून बन गया है और स्टेट गवर्नमेंट उस कानून को लागू कर रही है, तो पब्लिक उस कानून के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। गवर्नर के या प्रेसिडेंट के एक्शन के खिलाफ नहीं जा सकती कि आपने साइन कैसे किया इस बिल के ऊपर, ये तो गलत बिल है। इतना ही है। ठीक है, यानी कि हमने सिटीजन्स का वाला जो राइट है गवर्नर और प्रेसिडेंट के एक्शन का, वो भी नहीं दिया। सिटीजन ज्यादा बड़ी चीज है, गवर्नर और प्रेसिडेंट ज्यादा बड़ी चीज है, वो वाली बात हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर बी सबमिटेड अंडर आर्टिकल 142? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी गई हैं, वो आर्टिकल 142 के अंडर में सबमिट की जा सकती हैं क्या? सिंपल सी बात है, आर्टिकल 142 बनाया गया था एक लीगल फिक्शन डीम्ड असेंट के लिए, ये गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। वही चीज रिपीट हो रही है, आर्टिकल 142 गवर्नर और प्रेसिडेंट की हरकतों के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 142 का मेन पर्पस यही था कि हम डीम्ड एसेंट मान लेंगे, लेकिन आप डीम्ड एसेंट नहीं मान सकते व्हेन इट कम्स टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 142 का एक्चुअल मीनिंग होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कि लोगों तक पूरा जस्टिस पहुंचे, ये वाला लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस काम के ऊपर लागू नहीं कर सकती है। The court rejected the concept of deemed assent introduced by a two-judge bench in April 2025. 142 जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ओवरराइड ओवररूल नहीं कर सकता। क्वेश्चन 11, इज अ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और लॉ इन फोर्स विदाउट द असेंट ऑफ द गवर्नर? अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास कर दिया है, बिल पास कर दिया है, तो बिना गवर्नर के सिग्नेचर के वो बिल एक्ट बन सकता है क्या? सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, जी नहीं, नहीं बन सकता। एक बिल तब तक कानून नहीं बनेगा, यानी कि तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक स्पेसिफिक असेंट गवर्नर की, या अगर रिजर्व कर लिया है बिल को तो प्रेसिडेंट की नहीं मिल जाती। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इज इट मैंडेटरी फॉर एनी बेंच ऑफ द कोर्ट टू फर्स्ट डिसाइड whether the issues before it involve substantial questions of law that must be referred to a 5-judge bench under article 145(3)? सिंपल सी बात है, क्या जरूरी है? मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्शन, जरूरी, ऐसी कंडीशन जो आपको पूरी करनी ही है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, क्या जरूरी है फॉर एनी बेंच ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की किसी भी, या सिंगल बेंच हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, टू फर्स्ट डिसाइड वेदर द इश्यूज बिफोर इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट मस्ट बी रेफर टू अ 5-judge बेंच? क्या जरूरी है क्या कि कोई बेंच सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की बैठे और पहले ये फैसला ले कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक ले जाना चाहिए? अगर है तो क्या ये चीज आर्टिकल 145 में मेंशन है क्या? सिंपल सी बात है, कोर्ट ने इसका आंसर देने से मना कर दिया। क्यों? बहुत लॉजिकली अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोर्ट ये बोल देगा कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है, तो आपने वो जो अप्रैल में जो 2 जजेस की बेंच थी उनको झूठा साबित कर दिया। अपने फैसले रिवर्स करना और चेंज करना अलग बात होती है और गलत डिक्लेयर करना अलग बात होती है। इसलिए कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, सही बात है, लेकिन कंपल्शन लिखते ही सरकार का और गवर्नर का, प्रेसिडेंट का हर फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने लग जाएगा। रेगुलर केस तो संभल नहीं रहे इन लोगों से, ये वाले केस भी संभालने लगेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 13, इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 लिमिटेड टू प्रोसीजरल लॉ or does it extend to issuing directions or passing orders which are contrary to or inconsistent with existing substantive provisions of the constitution? इसको तोड़ के समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 142 अभी अपन ने देखी थी, डीम्ड एसेंट वाली, जुडिशियल रिव्यू वाली, राइट। क्या प्रोसीजरल लॉ तक ही लिमिटेड है या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऑर्डर पास करने वाले तरीके से? क्योंकि 2 जज बेंच ने क्या बोला था, हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को डायरेक्ट करते हैं कि आप 1 से 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 30 से 90 डेज लें और सिग्नेचर करें या रिटर्न करें, वरना 91st डे पे ये मान लिया जाएगा कि आपने बिल के ऊपर साइन कर दिया है, वो एक्ट बन गया है। डायरेक्ट करते हैं, ये वर्ड बहुत खतरनाक था, इसी के बारे में बात हुई है। क्या आर्टिकल 142 का जुडिशियल रिव्यू डायरेक्शन दे सकता है क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के सब्सटेंटिव पावर्स के अंडर में आके? कोर्ट ने इस क्वेश्चन के लिए ये बोला है कि भाई देखो, ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है,
हमसे पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछो, हम आंसर दे देंगे। पिन पॉइंट पूछा तो कोर्ट ने डिक्लेयर आंसर देने से डिक्लाइन कर दिया। इसका आंसर भी टेक्निकली डिक्लाइन ही किया गया है। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, कोर्ट को ये बोलना था और कोर्ट ने यही बोला है। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 10 भी लिखा हुआ है, 10 पे चलते हैं। क्या था क्वेश्चन? ये रहा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट की आर्टिकल 142 में आती है क्या? जी नहीं, नहीं आती है। एग्जैक्ट सेम चीज यहां पूछी जा रही है आर्टिकल 13 में भी। क्या कोर्ट गवर्नर की आर्टिकल 200 और प्रेसिडेंट की आर्टिकल 201 में जो पावर्स दी हुई हैं, उनके फैसले के ऊपर किसी टाइप का डायरेक्शन दे सकता है क्या यूजिंग आर्टिकल 142? नहीं दे सकता। लेकिन कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं बोला। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई देखो, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, देखेंगे आगे क्या होता है। टेक्निकली आंसर अच्छा है, सही आंसर है, लेकिन इसको और थोड़ा सा पिन पॉइंट ब्यूटीफुली फ्रेम किया जा सकता था। और ये जो वर्ड्स है ना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे आंसर वाली शीट पे, ये वर्बैटिम कोर्ट के वर्ड्स हैं। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, एग्जैक्टली कोर्ट ने यही वर्ड्स यूज करे हैं। और जो क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट मुर्मू के एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं, मैंने उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ठीक है, द कोर्ट फाउंड दिस क्वेश्चन टू ब्रॉड बट क्लैरिफाइड रिगार्डिंग आर्टिकल रेफरिंग टू आर्टिकल क्वेश्चन 10 that 142 cannot be used to override substantive constitutional provisions like the requirement of assent। यानी कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 को यूज करके अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट कोई फैसला लेते हैं तो उनके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू में पब्लिक या स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं जा सकती। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट ने जो पूछा, does the constitution bar any other jurisdiction of the supreme court to resolve disputes between the union and states except under article 131? ये है यूनियन वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, या फिर स्टेट्स वर्सेस स्टेट, या फिर यूनियन वर्सेस स्टेट्स। यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस का अगर आपके पास में केस आता है तो आर्टिकल 131 में आप इन केसेस की सुनवाई करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको रोकता है इस आर्टिकल के किसी और इस आर्टिकल के अलावा किसी और आर्टिकल में इनकी सुनवाई करने से? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। कोर्ट ने वैसे तो मना कर दिया आंसर देने से, लेकिन इसका आंसर है जी हां। सिर्फ आर्टिकल 131 है जिसमें कोर्ट को यह पावर है कि वो स्टेट वर्सेस स्टेट, यूनियन वर्सेस स्टेट, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, इनका कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कर सके। इसमें वाटर ट्रिब्यूनल नहीं आता। वाटर ट्रिब्यूनल अलग चीज हो जाती है, सिर्फ वही एक्सेप्शन है। वाटर ट्रिब्यूनल के अलावा जितने भी गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट के केस होते हैं वो सिर्फ आर्टिकल 131 में कोर्ट आंसर कर सकता है। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, इसका मतलब कोर्ट अपने पास में एक एक्स्ट्रा पावर रखना चाहता है। किसी और आर्टिकल में भी अगर कोर्ट चाहे तो फैसला सुना सकता है। लेकिन 200 और 201 क्लियर हो गया है। यही पर्पस था, यही न्यूज है। वैसे तो टेक्निकली परसों की न्यूज है, कल मैं लाने वाली थी वीडियो पर, कल किसी कारण से पॉसिबल नहीं हो पाया। समझने की चीज इसमें यही है, कोर्ट के पास में डिस्क्रिशन है अंडर आर्टिकल 200, नॉट बाउंड बाय कैबिनेट एडवाइस। सिंपल सी बात है, ये गवर्नर की पावर है, लेकिन कैबिनेट के ऊपर कैबिनेट मजबूर नहीं कर सकता गवर्नर को, यानी कि गवर्नर बाध्य नहीं है कैबिनेट की बात सुनने पे। नेक्स्ट, कौन कौन से ऑप्शंस हैं? असेंट, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, या फिर रिटर्न विद अ मैसेज। कोई पॉकेट वीटो गवर्नर के पास में अवेलेबल नहीं है। कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्शन अगर हो जाता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, यानी कि राज्य सरकार गवर्नर के प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। ठीक है, बढ़िया। कोई रिजिड टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है। वो जो 1 से 3 महीने का जो झटका दिया था उसको वापस ले लिया गया है। कोई 1 से 3 मंथ्स की लिमिट गवर्नर या प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं है। कोई डीम्ड असेंट नहीं होगी कि 91st डे हो गया तो आपका यस मान लिया जाएगा बिल के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का डिसीजन अंडर आर्टिकल 201 नॉन जस्टिसिएबल है। अगर प्रेसिडेंट ने बोला है कि बिल हटा के, बिल को फाड़ के फेंको, घटिया बिल है, मैं नहीं साइन करती, तो आप इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते कोर्ट में। क्यों? क्योंकि 201 में प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे 200 में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। और बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट उसके ऊपर यस सिग्नेचर नहीं कर देते। दिस जजमेंट रिस्टोर्स बैलेंस व्हाइल प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। अब ये सिंपल सी बात है, क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। वो ये पूछेंगे आपसे कि गवर्नर या प्रेसिडेंट अपनी कोई पावर को, अगर डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करता है तो इसका एक हमें एग्जांपल दो जो कि गलत यूज हो रहा है या फिर अपनी मिसयूज हो रहा है डिस्क्रिशनरी पावर का, और कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकता है। लेकिन कोर्ट कैसे लिमिटेड है गवर्नर और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स पर फैसला सुनाने में। ये पूरी कहानी इसी एक क्वेश्चन के लिए थी और ये क्वेश्चन आएगा, आता है। ठीक है, चलो, आई सी यू विद सम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इवेंट। क्लास में देखते हैं और कोई टॉपिक आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। थैंक यू फॉर द सेशन।